हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, आज जो हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे वो नेशनल इनकम का वीडियो नंबर 3 में आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। कंसेप्ट का नाम है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। प्रॉमिस करता हूँ वीडियो के एंड तक तुमको कंसेप्ट से क्लियर करूँगा, सिर्फ फॉर्मूले से नहीं। फॉर्मूला तो तुमको समझ आ ही जाएगा, बट कंसेप्ट भी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझना, ठीक है ना। अब नॉमिनल और रियल जीडीपी, मैंने आपको पिछले वीडियो में जो कंसेप्ट पढ़ाया था, पहले क्विक वे में उसको रिवाइज कर लेते हैं। पिछले वीडियो में एक तो हमने नेशनल इनकम का डेफिनेशन पढ़ा था। उस डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। इट इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। अर्न कौन करता है? अर्नड बाय रेजिडेंट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया में हो कि बाहर, इंडिया के बाहर हो। मैंने आपको डोमेस्टिक इनकम बताया था, ये बताया था डोमेस्टिक इनकम इज अगेन अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, बट होना चाहिए विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर हमने 3 रूल पढ़े थे नेशनल इनकम के। पहला रूल पढ़ा था, अगर मेरे को जी से एन में जाना है तो मेरे को डेप्रीशिएशन लेस करना है। दूसरा रूल पढ़ाया था, अगर मेरे को डी से एन पे जाना है तो एन एफ आई ए ऐड करना है। एन एफ आई ए मतलब मैंने बताया था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेक्स्ट बताया था, अगर एफ सी को एम पी पे कन्वर्ट करना है तो अपने को नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना है, ठीक है ना। इस बेसिस पे मैंने आपको पिछले वीडियो में कन्वर्जन कुछ तरीके बताए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो बच्चों पहले वो वीडियो देख लेना, फिर इस वीडियो पे आना, ठीक है ना। आज के वीडियो में जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे वो कंसेप्ट पढ़ेंगे नॉमिनल और रियल जीडीपी का। अब नॉमिनल और रियल जीडीपी का कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में काफी बार आता है। नॉमिनल रियल जीडीपी मतलब पिछले 2 साल से तो हमेशा आ ही रहा है। और वो बच्चे कंसेप्ट से नहीं पढ़ते, उसको रट लेते हैं, वो हमेशा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अब नॉमिनल और रियल जीडीपी का कंसेप्ट क्या है ना बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में जीडीपी एनडीपी इनका मतलब बताऊंगा। मैं सबसे पहले नॉमिनल और रियल जीडीपी को बताने के पहले आपको पहले जीडीपी का मतलब बताता हूं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड जीडीपी? देखो, जीडीपी वर्ड का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था। जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात समझना। जीडीपी क्या बताता है? जीडीपी ये बताता है हमारे देश में एक पर्टिकुलर साल में, जीडीपी ये बताता है हमारे देश में एक पर्टिकुलर साल में गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कितनी प्रोड्यूस हुई है। जीडीपी ये बताता है हमारे देश में एक साल के अंदर व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर। मेरी बात फिर समझना। जीडीपी ये बताता है व्हाट इज द फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन हो सकता है, सर ये क्या बोल रहे हो आप? मैं ये बता रहा हूं, जीडीपी ये बताता है इट इज द फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब जैसे मान लो, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। मैंने सबसे पहले यहां पर एक वर्ड बताया मार्केट वैल्यू। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मार्केट वैल्यू? अच्छे से समझना। मान लो एक कंपनी है, ये 1000 पेन बनाती है। एक कंपनी क्या करती है? साल में 1000 पेन बनाती है। और 1000 पेन में एक पेन की रेट होती है 10 रुपए। एक कंपनी साल में 1000 पेन बनाती है और एक पेन की रेट है 10 रुपए। तो सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान रखना, मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है? 1000 इंटू 10। 1000 आपकी क्वांटिटी है और 10 आपकी प्राइस है। तो मैं क्या बोलूंगा, इस साल अगर मैं पेन का जीडीपी निकालना चाहता हूं तो पेन का ओवरऑल जीडीपी वैल्यू टर्म में कितना है? 10,000। जीडीपी वर्ड का मतलब होता है, जीडीपी मतलब होता है इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। अब ये तो मैंने एक बहुत सिंपल पेन की बात करी, लेकिन कंट्री के लेवल पे जीडीपी कैसे होता है? जितना भी गुड्स बने उन सब की मार्केट वैल्यू कितनी है, अगर हम उन सबको टोटल कर देते हैं तो वो कंट्री का जीडीपी कहलाता है। मतलब हमारे देश में कितने गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं उनकी फाइनल मार्केट वैल्यू, क्वांटिटी नहीं, फाइनल मार्केट वैल्यू जीडीपी कहलाता है। अब ये जो जीडीपी होता है बच्चों, ये ध्यान रखना, मेरी बात फिर समझना। जीडीपी मतलब क्या हुआ? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन ये जीडीपी बच्चों ध्यान रखना 2 तरह का होता है। एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। अब तुम बोलोगे सर ये क्या बीमारी है नॉमिनल और रियल? बच्चों भी समझ जाएंगे ना, चिंता क्यों करते हो? मेरी बात फिर से ध्यान से समझना। जीडीपी वर्ड का मतलब होता है, माइंड में मैं बार बार बोल रहा हूं जीडीपी ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए।
जीडीपी वर्ड का मतलब होता है इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन जीडीपी की जब हम लोग बात करते हैं, जीडीपी बेटा ध्यान रखना कंट्री में दो तरह से मेजर होता है। एक देश के अंदर कंट्री जब मेजर करती है ना कि हमारी ओवरऑल मार्केट वैल्यू कितनी प्रोड्यूस हुई, तो वो जीडीपी दो तरह से मेजर होता है। एक मेजरमेंट होता है नॉमिनल और एक मेजरमेंट होता है रियल। रियल वर्ड मतलब असली और नॉमिनल मतलब तुम समझ लो इमेजिनरी। तो जीडीपी को मेजर करने के बच्चों ध्यान रखना दो मेथड होते हैं, वन इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी एंड सेकंड इज नोन एज रियल जीडीपी। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों क्या कंसेप्ट है, हम लोग अभी आगे अब हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है ना। तो मेरी बात समझ लो, जीडीपी मतलब क्या हुआ, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। दो तरह से जीडीपी को मेजर किया जा सकता है, नॉमिनल फॉर्म में और रियल फॉर्म में। दोनों में क्या डिफरेंस होता है अभी हम लोग अब इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ तो एक बार हम लोग सबसे पहले नॉमिनल और रियल जीडीपी की एक बार नोटिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाएंगे कंसेप्ट ऑफ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म लिखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब मतलब क्या होता है, इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। जीडीपी को एक और क्या बोल सकते हैं, इसको एक और नाम से आन सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी टर्म एज मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। मैंने अभी आपको बताया कभी भी मार्केट वैल्यू निकालनी है, सिंपल प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी से। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन अ ईयर कंट्री प्रोड्यूसेस 10,000 kg ऑफ व्हीट, मान लो एक साल में हमारा देश क्या करता है, 10,000 किलो गेहूं बनाता है एट ₹10 पर केजी, और 10,000 किलो की रेट क्या है, 10 रुपए पर किलो के हिसाब से। एग्जाम्पल क्या है, मान लो साल भर में हमारा देश बनाता है 10,000 किलो व्हीट एट ₹10 पर केजी, देन मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीट विल बी, तो व्हीट का मार्केट वैल्यू कितना होगा, ये तो क्वांटिटी हो गई और ये उसकी प्राइस हो गई। मतलब ये जो 1 लाख है, दिस कैन ऑल्सो बी टर्म एज जीडीपी ऑफ व्हीट। लेकिन ये जो जीडीपी होता है बच्चों ध्यान रखना, ये दो तरह से मेजर होता है, एक होता है नॉमिनल और एक होता है रियल। अब हम लोग समझते हैं नॉमिनल और रियल में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। नाउ तो बच्चों अब ये ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया बेटा जीडीपी का मेजरमेंट दो तरीके से हो सकता है, एक होता है नॉमिनल वे में और एक होता है रियल। अब नॉमिनल और रियल का कंसेप्ट क्या होता है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर नॉमिनल रियल पे आता हूँ, ठीक है ना। अभी चल रहा है 2020, ठीक है, और पिछला साल था 2019। बोले हैं सर, हाँ बेटा पिछला साल 2019 था। मैंने 2019 के अंदर 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाया। मैंने 2019 में कितने बच्चों को पढ़ाया बच्चों, 10 बच्चों को पढ़ाया, और एक बच्चे की फी थी 4,000 रुपीज़। मैंने 2019 में 10 बच्चों को पढ़ाया और एक बच्चे की फी थी 4,000 रुपीज़। तो बताओ मैंने टोटल कितना पैसा कमाया। आप बोलोगे सर 10 इंटू 4,000, मतलब सर आपने टोटल पिछले साल कमाया 40,000 रुपीज़। अरे वाह, समझ आया। मैंने पिछले साल बच्चों 10 बच्चों को पढ़ाया, एक बच्चे की फी थी 4,000 रुपये, मतलब मैंने टोटल पिछले साल 40,000 रुपये कमाए हैं। अब मान लो मैं 2020 के अंदर भी 10 ही बच्चे पढ़ाता हूँ। मैं 2020 के अंदर भी कितने बच्चे पढ़ाता हूँ, वही 10 बच्चे पढ़ाता हूँ। लेकिन मेरे को लगा यार पैसा अपना ज़्यादा आना चाहिए, अपनी पैसा कम पड़ रहा है, पैसा और बढ़ना चाहिए। तो मैंने मान लो एक बच्चे की फ़ी कर दी 10,000 रुपये। एक बच्चे की फ़ी कितनी कर दी, डायरेक्टली 4,000 से कर दी 10,000। तुम ये मत समझना क्लास अलग अलग है, मान लो सेम क्लास के बच्चे थे। पिछले साल 10 बच्चों से 4,000 रुपये लेता था, इस साल उन्हीं 10 बच्चों से 10,000 रुपये लेता हूँ, भले वो प्रमोट होकर आ गए। तो अब आप बताओ इस साल मेरा टोटल रेवेन्यू कितना बना, 1 लाख रुपए का रेवेन्यू बना। अब मैं बोलता हूं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, माइंड में सोच के बताना। मैं ये बोलता हूं क्या मेरी ग्रोथ हुई क्या, आप बोलोगे हाँ सर ग्रोथ हुई ना। क्या मेरी कमाई बढ़ी क्या, बोलोगे हाँ सर 60,000 रुपये की कमाई बढ़ी। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 60,000 रुपये जो मेरी कमाई बढ़ी, क्या ये सही कमाई है क्या। मैंने ये कहा कि यार अपने यहाँ बच्चे कम है, आज ये कंपनी मान लो पेन बेचती है, ये कंपनी एक पेन बेचती है 10 रुपये में। अब ये क्या करती है, अगले साल इस पेन की कीमत कर देती है 50 रुपये। तो आप बताओ, पहली बात तो ये जैसे ही कंपनी प्राइस ऑफ पेन बढ़ाएगी, सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी आपके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। जब मैं पिछले साल 10 बच्चों को 4,000 रुपये में पढ़ा रहा था, इस बार मैंने डायरेक्ट 10 बच्चों की फी कर दी 10,000 रुपये। तो मैंने कोई ग्रोथ नहीं की। हाँ ठीक है, मेरी जेब में पैसा ज़्यादा आया,
बट अगर मैं कंट्री लेवल पे देखूं तो कंट्री लेवल पे प्रोस्पेरिटी नहीं है, क्योंकि मैंने अल्टीमेटली क्या करा, मैंने इन्फ्लेशन बढ़ा दिया, मैंने महंगाई बढ़ाई है। मजा तो कब होता जब मैं 10 की बजाय 100 बच्चे पढ़ाता और एक बच्चे की फीस 4,000 रुपये लेता, तो मेरी कमाई होती 4 लाख रुपए। तो यहां मेरी ग्रोथ थी, क्योंकि मैंने क्वांटिटी बढ़ाने पे ध्यान दिया और रेदर मैंने फीस कांस्टेंट रखी। बच्चों, नॉमिनल और रियल जीडीपी में यही डिफरेंस होता है। अभी आप मेरे को एक बात बताओ, मेरी ग्रोथ कब है? मैं एक बहुत सिंपल सा लॉजिक समझता हूं। 10 बच्चे मैंने पिछले साल पढ़ाए 4,000 रुपए में, इस साल वापस मैंने 10 ही बच्चे पढ़ाए 10,000 रुपए में। ठीक है, एक तो मैं एग्जांपल ये लेता हूं कि मैंने पिछले साल 10 बच्चे पढ़ाए 4,000 में, इस साल वापस 10 बच्चे पढ़ाए 10,000 रुपए में। मेरा पिछले साल का रेवेन्यू था 40,000 रुपए, इस साल का रेवेन्यू है 1 लाख रुपए। आप बोलोगे सर ग्रोथ हुई, तो ग्रोथ 60,000 की हुई। अब मैं सेकंड केस लेता हूं, मैंने पिछले साल 10 बच्चे पढ़ाए 4,000 रुपए में, मेरे पास 40,000 रुपए है। इस साल मान लो मैं ये कहता हूं मैंने 100 बच्चे पढ़ाए, मैंने 100 बच्चे पढ़ाए और उनसे 1,000 रुपए लिया, तो 1 लाख रुपए हुए मेरे। या मान लो मैंने 4,000 रुपए लिए, तो कितने हुए मेरे? 100 में 4 लाख रुपए हुए। तो आप एक बात बताओ, असली में ग्रोथ तो इस केस में हुई ना जहां पे मेरी क्वांटिटी बढ़ी। भैया आप इस केस में तो सिंपल महंगाई बढ़ाने का काम कर रहे हो। रिजल्ट अच्छे कब आएंगे? जब आप क्वांटिटी बढ़ाओ तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे ना। मेरे पास, मैं क्या चाहूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट रखे, फीस बढ़ा दूं, या स्टूडेंट बढ़ा करके फीस कांस्टेंट रखूं? तो आप ऑब्वियसली बात है, आप क्या बोलोगे, सर स्टूडेंट बढ़ाओ और फीस कांस्टेंट रखो। आज मान लो मेरे पास बच्चे कम है और मैं बोलूं भैया तुमसे मैं पैसा ज्यादा लूंगा, तो तुम कितना पैसा दे पाओगे? एक नॉर्मल लेवल के ज्यादा तो नहीं दे पाओगे ना। नॉमिनल और रियल जीडीपी में यही डिफरेंस है। नॉर्मली क्या होता है, जब हमारी ग्रोथ मेजर होती है इन्फ्लेशन के टर्म्स में, मैंने ये बोला मेरी जो 60,000 रुपए वैल्यू बढ़ी, ये जो 60,000 रुपए की वैल्यू है ना, इसको मैं कहता हूं नॉमिनल जीडीपी। ये जो नॉमिनल जीडीपी होता है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है ऐसा जीडीपी विच इज मेजर्ड एट करंट प्राइसेस। मैं कहता हूं 1 लाख रुपए का जो वैल्यू आया, जिसको कहेंगे नॉमिनल जीडीपी। ग्रोथ इन नॉमिनल जीडीपी 60,000, लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी हो मेरा 1 लाख रुपए, क्योंकि मैंने जीडीपी करंट प्राइस पे मेजर किया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, वीडियो एंड तक देखना, 101% समझ में आ जाएगा। 100% बोल रहा हूं, 100 से भी ऊपर बोल रहा हूं, 101%। मैंने ये बोला जब मैंने जीडीपी को मेजर किया करंट प्राइसेस पे, तो वो कहलाता है नॉमिनल जीडीपी। अब मैं इसको ऐसे समझाऊं, मैं यूं बोलता हूं, अगर मैं ऐसा बोलता हूं भैया मेरी ग्रोथ क्या हुई, मैंने कहा 10 बच्चे पढ़ाए थे 4,000 पे, इस साल भी बच्चे तो 10 ही पढ़ाए और मैंने फीस कितनी कर दी? 10,000 रुपए। तो बोलूंगा 1 लाख रुपए तो मेरा नॉमिनल जीडीपी है। लेकिन मान लो ऐसा बोलता हूं पिछले साल मैंने 10 बच्चे पढ़ाए 4,000 रुपए और इस साल भी मैं बोलता हूं मैंने 10 ही बच्चे पढ़ाए, लेकिन अगर मैं फीस 10,000 ले रहा हूं तो वो तो ठीक है, 1 लाख रुपए नॉमिनल जीडीपी है, बट ये कोई मेरा इंक्रीज नहीं है। अगर मैं अपनी असली में ग्रोथ देखना चाहता हूं तो मेरे को प्राइस कांस्टेंट कर देनी चाहिए। प्राइस कांस्टेंट मतलब पिछले साल भी 4,000 ले रहा था, इस साल भले ले रहा हूं 10,000, बट मेजरमेंट करने के लिए क्या बोलूंगा, इस साल भी फीस कितनी होती, मान लो 4,000, तो मेरे को पता चलेगा असली में ग्रोथ कितनी है मेरी। तो पता चलेगा पिछले साल आप 40,000 रुपए कमा रहे थे, इस साल असली में कमा तो 40,000 रुपए रहे हो, लेकिन आपने जबरदस्ती क्या करी, महंगाई बढ़ा दी। तो यहां जो ये जीडीपी निकला है ना, करंट ईयर प्राइजेस को नहीं लेकर के हमने लास्ट ईयर प्राइजेस को लिया, ये जीडीपी कहलाता है रियल जीडीपी। ये जीडीपी क्या कहलाता है? रियल जीडीपी। असली में मेरा जीडीपी ये, और असली में देखा जाए तो ग्रोथ जीरो है। आप कह सकते हो सर 60,000 रुपए तो जेब में है। बच्चों 60,000 रुपए आए, लेकिन अल्टीमेटली तुमने कंट्री का क्या पुशअप कर दिया? इन्फ्लेशन। तो जब मैं मैक्रो लेवल पे देखता हूं तो मेरे लिए इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको मेरे को इकोनॉमिकली कंट्रोल करना पड़ेगा। तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है ऐसा जीडीपी विच इज मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइसेस। मतलब जो करंट ईयर की प्राइस है उस पे अगर मैं जीडीपी मेजर कर रहा हूं तो वो कहलाता है नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी का मतलब होता है जहां पे प्राइस हम लोग लास्ट ईयर की लेते हैं, क्वांटिटी इस साल की बट प्राइस लास्ट ईयर की, तो वो कहलाता है मेरा रियल जीडीपी। लास्ट ईयर की प्राइस को हम लोग इकोनॉमिक्स में एक और नाम से जानते हैं, बेस प्राइस। बेस मतलब लास्ट ईयर। तुमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा इंडेक्स नंबर। बोले सर नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो वापस पढ़ना एक बार, ख्याल अभी मत पढ़ना, मैं यूं मजाक कर रहा हूं। बेस मतलब होता है लास्ट ईयर, इंडेक्स नंबर में हमेशा होता है बेस मतलब कंपैरिजन ईयर।
तो रियल जीडीपी हमेशा ध्यान रखना निकलता है बेस ईयर पे और नॉमिनल जीडीपी हमेशा निकलता है करंट ईयर पे। बट रियल अच्छा मेजरमेंट कौन है जीडीपी का? असली का जीडीपी बताता है रियल कि असली में ग्रोथ कितनी हुई है। इसको नोट करते हैं, फिर और डिटेल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाता हूं तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट पेशेंस रखोगे तो समझ में आ जाएगा। वीडियो छोड़ के भाग जाओगे तो कहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। नाउ अब मेजरमेंट ऑफ जीडीपी की बात करता हूं तो बच्चों ध्यान रखना, जीडीपी को दो तरह से मेजर कर सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मतलब जीडीपी को मेजर कर रहे हैं इस साल की प्राइस पे जिसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है। रियल मतलब जीडीपी को मेजर कर रहे हैं बेस ईयर की प्राइस पे जिसपे कोई इन्फ्लेशन नहीं है। एक एग्जांपल अभी आगे समझा रहा हूं, पहले इसको नोटिंग करवा रहा हूं, ठीक है ना। नाउ तो पहले इसकी हम नोटिंग कर लेते हैं सिस्टमेटिक फॉर्म में। अब नोटिंग में आपको यह समझा रहा हूं मैं, तो नॉमिनल और रियल जीडीपी देखो ध्यान से समझना बेटा, है ना। हेडिंग लगाओ नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग देयर मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइसेस। ध्यान से समझना, इस साल की प्राइस पे अगर जीडीपी मेजर किया तो नॉमिनल जीडीपी। करंट ईयर प्राइस कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ईयर। इस साल जो प्राइस प्रिवेल कर रही है उसको करंट ईयर प्राइस भी कहते हैं। रियल जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी यूजिंग द प्राइस ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर मतलब लास्ट ईयर, पिछले साल की प्राइस को अगर लेकर के जीडीपी निकल रहा है तो कहलाता है रियल जीडीपी। बेस ईयर सर्व एज द ईयर ऑफ कंपैरिजन। मैंने अभी बताया लास्ट ईयर हमेशा कंपैरिजन ईयर होगा। जीडीपी कैलकुलेशन का फॉर्मूला है पी इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी। जहां पर पी नॉमिनल जीडीपी के अंदर पी होगा प्राइस ऑफ करंट ईयर, रियल जीडीपी में पी होगा प्राइस ऑफ बेस ईयर। बेस मतलब लास्ट ईयर। मैं आपको कुछ बोर्ड के क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी कराता हूं, पक्का क्लियर हो जाएगा। वीडियो छोड़ के मत भाग जाना बस, ठीक है ना। नाउ अब देखो बेटो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक एग्जांपल ले रहा हूं कंपैरिजन ऑफ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी का, ठीक है ना। मैंने एक टेबल लिया है, नॉमिनल जीडीपी शोज दैट जीडीपी कैन राइज इवन व्हेन आउटपुट डज नॉट। मैंने अभी आपको बताया सिर्फ महंगाई बढ़ना से भी जीडीपी बढ़ सकती है, बट वो कोई हमारी असली में प्रोस्पेरिटी नहीं है। प्रोस्पेरिटी तभी होगी जब आउटपुट बढ़ेगा। तो नॉमिनल जीडीपी शोज दैट जीडीपी कैन राइज इवन व्हेन आउटपुट डज नॉट। ये प्रॉपर नोटिंग करना है ना। दैट इज आउटपुट रिमेन कांस्टेंट। एग्जांपल समझना, मैंने दो ईयर लिए हैं, एक तो ईयर 2011-12 और एक 18-19। दो ही कमोडिटी लिए मैंने, व्हीट और क्लोथ, बाकी एन नंबर ऑफ कमोडिटी हो सकती है। एक्सप्लेनेशन के मैं दो कमोडिटी लिए। अब 2011 में व्हीट और क्लोथ, व्हीट का क्वांटिटी मैंने 20 टन लिया है और क्लोथ 100 मीटर प्रोडक्शन हुआ है। मान लो व्हीट का प्रोडक्शन हुआ है 20 टन का और क्लोथ का प्रोडक्शन हुआ है 100 मीटर का। अब 2011-12 में व्हीट की प्राइस 100 रुपए पर टन थी और क्लोथ की प्राइस 5 रुपए पर मीटर थी। मेरी बात फिर सुनना, 2011-12 में व्हीट का प्राइस 100 रुपीज पर टन था और क्लोथ का प्राइस 5 रुपी पर मीटर था। तो देखा जाए तो ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी, 20 इंटू 100 2000 और 100 इंटू 5 500। मतलब फाइनल जो जीडीपी हमारा 2011-12 का आता है वो आता है 2500, अज्यूमिंग दो ही कमोडिटी है, ठीक है ना। अब 18-19 में वापस ले रहा हूं तो व्हीट मेरे को 20 टन हुआ और क्लोथ 100 मीटर। मैंने आउटपुट को कांस्टेंट रखा है, बट प्राइस बढ़ गई। कंपनी ने क्या किया, महंगाई बढ़ा दी। 100 रुपए से मान लो 1000 रुपए बढ़ा और 5 रुपए से 20 रुपए हो गई रेट। तो आप देखो हमारा जीडीपी क्या होगा, मार्केट वैल्यू इज क्वांटिटी इनटू प्राइस। मेरा जीडीपी 22,000 रुपए हो गया। अब मैं बोलूं मेरा जीडीपी राइज हुआ, तो क्या आप बताओ सच में राइज हुआ? कहिए तो महंगाई बढ़ाई मैंने, प्रोस्पेरिटी क्या हुई? तो हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन जीडीपी हुआ कितना, 19,500 का इंक्रीज हुआ जीडीपी में। दिस इंक्रीज इन जीडीपी डज नॉट इंडिकेट प्रोस्पेरिटी, मतलब लोगों का वेलफेयर नहीं बढ़ रहा है, सिंस इट इज विदाउट इंक्रीज इन आउटपुट, ओनली इन्फ्लेशन ग्रोथ। दिस इज नॉमिनल जीडीपी। तो दिस इज नॉमिनल जीडीपी, ठीक है ना। अब हम लोग इसको, इसी एग्जांपल को मैं रियल जीडीपी समझाता हूं तो तुमको और प्रॉपर में क्लियर हो जाएगा रियल जीडीपी क्या होता है, ठीक है ना। देखो बच्चों, ये एग्जांपल बिल्कुल अच्छे से समझना। मैं आपको भी एक दो बोर्ड के क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि पता है क्या होता है, काफी बच्चे से फॉर्मूला रट लेते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। विदाउट कंसेप्ट के आप बोर्ड के अंदर ये जज भी नहीं कर पाओगे नॉमिनल रियल जीडीपी का क्वेश्चन है क्या, ठीक है ना। नाउ अब देखो बच्चों, ये एग्जांपल वापस अपन लोग रियल जीडीपी के अंदर देखते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था रियल जीडीपी हमेशा ध्यान रखना मेजरमेंट किस पे करता है। रियल जीडीपी हमेशा ध्यान रखना अपना जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट रहता है, ताकि अपने को रियल में आउटपुट से कितना इंक्रीज हो वो पता लगे, ठीक है ना। अब पहले एक टेबल देखते हैं फिर इसको समझते हैं। तो रियल जीडीपी राइजेज ओनली व्हेन आउटपुट राइजेज। प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, प्राइस जो अपना बेस ईयर का रहेगा वही प्राइस हमेशा अज्यूम करेंगे, ठीक है ना।
भले ही इस बार प्राइस चेंज हो गया, लेकिन कंपैरिजन के लिए हमेशा हम लोग पिछले साल का प्राइस देखते हैं ताकि हमको आउटपुट से कितना इंक्रीज हो वो पता लग जाए, ठीक है ना। तो रियल जीडीपी राइजेज ओनली व्हेन देयर इज इंक्रीज इन आउटपुट। एक टेबल बना रखी है, इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं, वापस वही टेबल है। ईयर 2011-12 में दो कमोडिटी थी, वीट और क्लोथ। क्वांटिटी थी 20 टन 100 मीटर। प्राइस 100 रुपये टन थी और 5 रुपये पर मीटर की प्राइस हो गई, ठीक है। 2011-12 की प्राइस थी। वैल्यू देखी जाए तो क्वांटिटी इंटू प्राइस तो वैल्यू आती है 2000, 100 इंटू 5 तो वैल्यू आती है 500। दोनों को टोटल लगाया तो वैल्यू आई मेरी 2500, ठीक है। अब 2017-18 में क्योंकि मैं रियल जीडीपी की बात कर रहा हूं, इसलिए प्राइसेस मैं बेस ईयर की लूंगा। बेस मतलब पिछले जो कंपैरिजन वाला ईयर है उसी की प्राइस लूंगा, प्राइस में चेंज नहीं करूंगा, तभी जाके मेरे को रियल इफेक्ट पता लगेगा, हाँ सच में ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है। मैंने आपको बताया था ना, स्टूडेंट्स, मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो ग्रोथ है, उनकी फीस बढ़ाना मेरी ग्रोथ नहीं है ना। तो 17-18 में अगर वीट और क्लोथ का प्रोडक्शन 20 से 30 टन हो गया और क्लोथ का 100 से 200 मीटर हो गया, अब भले ही इस बार वीट हो सकता है 5,000 रुपये टन चल रहा है, बट मेरे को मेजरमेंट के लिए मैं प्राइस कांस्टेंट रखूंगा। तो मैंने प्राइस जो पिछले साल थी वही वापस यहाँ पे रखी और जो यहाँ थी वही मैंने यहाँ रखी। तो आप देखो सिर्फ क्वांटिटी के कारण मेरा वैल्यू कितना बढ़ा, मेरा टोटल वैल्यू आया 4000, 30 इंटू 100 3000, 200 इंटू 5 1000, दोनों को जोड़ा आया 4000। तो जो इंक्रीज आया वो आया 1500 रुपीज़ का। तो मेरा रियल जीडीपी में जो राइज है वो राइज है 1500 का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, रियल जीडीपी में जो राइज है दैट राइज इज 1500। तो कंक्लूजन अब क्या निकलता है, अब इन दो टेबल से हम लोग क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं वो समझना। मेरा जो पहले वाला एग्जांपल बताया उसमें नॉमिनल जीडीपी के कारण मेरा ग्रोथ हुआ 19500 का, और इस एग्जांपल में रियल जीडीपी का ग्रोथ है मेरा 1500 का, ठीक है। बट यहां में ध्यान रखना प्राइजेस भी मैंने बढ़ाई थी, तो यहां इन्फ्लेशन फैक्टर भी है। तो राइज इन नॉमिनल जीडीपी इज ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई भी एक कारण है ये बढ़ने का। तो महंगाई बढ़ के अगर हम अपनी ग्रोथ कर रहे हैं तो वो कोई असली की ग्रोथ नहीं है, क्योंकि उससे कोई वेलफेयर नहीं हो रहा है। बट अगर मैं रियल जीडीपी की बात करता हूं तो बच्चों ध्यान देना, राइज इन रियल जीडीपी इज 1500 इज ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट। ये किस कारण है, आउटपुट के बढ़ने के कारण, विच इंडिकेट रियल इंक्रीज और वेलफेयर इंक्रीज। तो कभी ऐसा पूछा जाए कि वेलफेयर का इंक्रीज कौन बता रहा है, तो वो रियल जीडीपी बता रहा है, नॉमिनल नहीं बता रहा है, कि नॉमिनल प्योर प्राइस के कारण बता रहा है। बेटर मेजर ऑफ वेलफेयर इज रियल जीडीपी एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। ज्यादा अच्छा वेलफेयर का मेजर कौन सा है, रियल जीडीपी है एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। समझ में आया, होप करता हूं पूरा एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नॉमिनल जीडीपी ध्यान रखना करंट प्राइस में मेजर होता है, रियल जीडीपी अपना बेस प्राइस में मेजर होता है। रियल जीडीपी क्वांटिटी इंक्रीज के कारण बढ़ता है, नॉमिनल सिर्फ प्राइस इंक्रीज के कारण बढ़ता है, ठीक है ना। अब हम कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि नॉमिनल और रियल का कैलकुलेशन कैसे करना है, तो आपको और प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ अब बेटा नॉमिनल और रियल जीडीपी का अगर मेरे को कंप्यूटेशन समझाना हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, तुम लोग ध्यान से समझना। अज्यूम करो 2019 ईयर में, 2019 में मेरी पॉकेट में 100 रुपये पड़े। एग्जाम्पल समझोगे तो बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। 2019 में मेरी पॉकेट में 100 रुपये पड़े और मान लो ये पेन है, मैं ये पेन खरीदना चाहता हूं 100 रुपये से, और 2019 में एक पेन मेरे को मान लो बच्चों 1 रुपये का पड़ता है। 2019 में 1 पेन कॉस्ट मी ₹1। मेरी पॉकेट में 100 रुपये पड़े हैं और 2019 में 1 पेन कॉस्ट मी ₹1। अब मैं अगर आपसे ऐसे पूछूं कि मेरे को एक बात बताओ, मैं इस साल अगर 2019 में पेन खरीद सकता हूं, अगर पेन खरीदूं तो 100 रुपये से मैं कितने पेन खरीद सकता हूं, तो आप बोलोगे सर फ्रॉम ₹100 आई कैन बाय 100 पेन। अगर मैं बोलता हूं 2019 में मेरी पॉकेट में 100 रुपये पड़े हैं और एक पेन 1 रुपये का है, तो मेरे को एक बात बताओ 100 रुपये से मैं कितने पेन खरीद सकता हूं, आप बोलोगे सर 100 पेन खरीद सकता हूं। अब मैं क्या करता हूं, ये पेन परचेस करने का जो प्लान है, ये तो मैं एग्जांपल समझा है भैया, मैं 100 खरीद सकता हूं, मैंने खरीदे नहीं, मैं हिंदी में लिख रहा हूं बेटा, मैं खरीद सकता हूं, ठीक है ना, खरीदे नहीं है मैंने, है ना। अब मैं क्या करता हूं, ये पेन परचेस करने का प्लान 1 साल डिफर कर देता हूं। मतलब मैं देखता हूं और एक काम करता हूं, मैं पेन इस साल नहीं खरीदता हूं, पेन अगले साल खरीदता हूं। अब अगर मैं 2019 में खरीदता तो मैं 100 पेन खरीद सकता था 100 रुपए से, सब्जेक्ट टू कंडीशन एक पेन 1 रुपए का होता। अब मैं ये प्लान डेफर करके ये सोचता हूं, मैं 2019 की बजाय पेन खरीदूंगा 2020 में, मैं 2019 की बजाय पेन खरीदूंगा 2020 में। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ये सोचता हूं कि 2019 की बजाय मैं पेन खरीदूंगा 2020 में,
तो मैं क्या करता हूं, इस 100 रुपए को 1 साल के लिए बैंक की एफडी में इन्वेस्ट कर देता हूं। मैं 100 रुपए को 1 साल के लिए बैंक की एफडी में इन्वेस्ट कर देता हूं और बच्चों मेरे को 10% का इंटरेस्ट मिलता है। मेरी बात फिर समझना, मैंने क्या सोचा, जो पिछले साल मेरी पॉकेट में 100 रुपए थे जिससे मैं 100 पेन खरीद सकता हूं, मैंने एक काम किया, उस 100 रुपए की एफडी कराई और वो एफडी पे मान लो बच्चों मेरे को 10% का इंटरेस्ट मिलता है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को उस 100 रुपए पे 10% का इंटरेस्ट मिलता है तो 2020 के अंदर 1 साल के बाद मेरी पॉकेट में कितने रुपए आएंगे? आप बोलोगे सर 1 साल के बाद आपकी पॉकेट में 110 रुपए आएंगे। समझे बात को? पिछले साल मेरी जेब में 100 रुपए थे जिससे मैं 1 रुपए का एक पेन खरीदता तो मेरे को 100 पेन मिलते। मैंने उस प्लान को 1 साल डेफर कर दिया। 1 साल जब मैं उसको आगे करता हूं तो मैं 1 साल के लिए 100 रुपए की एफडी कराता हूं 10% की रेट पे, तो 1 साल के बाद मेरे को 110 रुपए मिलते हैं। अब मैं जब 2020 में पेन खरीदने जाता हूं, तो जब मैं पेन खरीदने जाता हूं ना, तो तब क्या होता है, ये जो पेन 1 रुपए का था, मान लो उस 1 साल में महंगाई बढ़ जाती है। जो पेन पिछले साल एक पेन 1 रुपए का था, मान लो अब मैं पेन खरीदने गया, वो पेन मान लो 6% इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन मतलब बच्चों महंगाई बढ़ गई। अब अगर 6% का इन्फ्लेशन 1 साल के अंदर हो गया तो मेरे को एक बात बताओ, 1 साल के बाद ये पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? सिंपल सी बात है, 1 रुपया 6 पैसे। अगर मेरी जेब में 110 रुपए पड़े हैं और 1 साल में अंदर 6% का इन्फ्लेशन बढ़ गया तो 1 साल के बाद मेरी पॉकेट में मेरे को पेन की कॉस्ट कितनी हो गई? 1 रुपया 6 पैसे। अब अगर मैं उतने ही नंबर ऑफ पेन खरीदने जाऊंगा इस साल, तो बताओ मैं कितने पेन खरीद सकता हूं? आप बोलोगे सर 110 डिवाइड बाय 1.06, तो ये करूंगा तो लगभग 103 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 103.4 या जो भी आता है देख लेना। तो मेरे को आप एक बात बहुत सिंपल लॉजिक से समझना, जब मैं 2019 में मेरी पॉकेट में 100 रुपए थे, एक पेन 1 रुपए का था, तो मैं 100 पेन खरीद सकता था। क्योंकि इस साल महंगाई बढ़ गई तो वो पेन जो पिछले साल 1 रुपए का था, इस साल 6% की इन्फ्लेशन हो गई तो पेन की रेट हो गई 1 रुपया 6 पैसे। क्योंकि पेन की रेट 1 रुपये 6 पैसे हो गई, तो जहां मैं यूं कहता हूं कि 100 रुपए की जो मैंने एफडी कराई थी 10% की रेट पे, वो आज 110 रुपए की हो गई है। तो अब अगर मैं इस साल नंबर ऑफ पेन खरीदने जाता हूं तो कितने पेन खरीद पाता हूं? 103.4। अब यहां पर तुम एक बहुत बेसिक एग्जांपल समझना, 100 रुपए को जब एफडी कराया तो 110 रुपए बने। मतलब बताओ एफडी में ग्रोथ कितनी हुई? आप बोलोगे सर 10 रुपए की जेब, मतलब 100 रुपए की एफडी कराई 110 बने, तो मेरे पॉकेट में कितने रुपए आए? आप बोलोगे सर 10 रुपए पॉकेट में आए। 1 रुपए का पेन जो था पिछले साल, वो इस साल हो गया 1 रुपये 6 पैसे का। तो बताओ ये 6 पैसे जो है ये क्या हुआ? इन्फ्लेशन। तो अब आप बताओ मेरी जेब में बड़े 10 रुपए, लेकिन अब जब मैं पेन खरीदने जा रहा हूं तो बताओ पेन कितने आए मेरे पास में? तो पेन आए 103.4। मतलब 10 रुपए मेरी पॉकेट में आए। बट मैं बोलूं अगर रियल में मेरी ग्रोथ कितनी हुई, तो बच्चों रियल में मेरी ग्रोथ कितनी हुई? 3.4। क्यों? कमोडिटी तो मेरे को 3.4 ही बढ़ी ना। आपकी असली की ग्रोथ कब कहलाएगी? जब अब मैं मान लो मैं कह रहा हूं मेरी जेब में 50,000 रुपए पड़े, बट वो 50,000 रुपए से अगर मैं कोई कमोडिटी नहीं खरीद सकता हूं तो 50,000 रुपए का मतलब नहीं है ना। तो मैं आपको वही बता रहा हूं, मेरी पॉकेट में आए भले 10 रुपए बढ़ करके, बट मेरी पॉकेट में असली में कमोडिटी कितनी बढ़ी? सिर्फ 3.4। क्योंकि यहां पर जो इन्फ्लेशन हुआ ना 6%, उसने मेरी परचेजिंग पावर को खत्म कर दिया। तो अब एक चीज समझना तुम, जो 110 रुपए है इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? नॉमिनल वैल्यू। जो 103.4 है उसको कहते हैं हम रियल वैल्यू। उसको क्या कहते हैं हम? रियल वैल्यू। और जो ये 1.06 है ना, बताओ मैंने इसको ऐसे लिखा है 1.06, मैं ये हटा सकता हूं और जैसे ये हटाऊंगा तो ऊपर इंटू 100 हो जाएगा। तो ये जो 106 बनता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस इंडेक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस इंडेक्स। तो फॉर्मूला क्या बना? 103.4 आया कैसे बच्चों? वो आया 110 डिवाइड बाय 106 इंटू 100, ऐसे लिख सकता हूं। इसको हटा के यहां लिख दिया 110 नॉमिनल वैल्यू, 106 प्राइस इंडेक्स, ये रियल वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या बन गया? रियल वैल्यू इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स इंटू 100। अभी डिटेल में समझा रहा हूं प्राइस इंडेक्स क्या होता है। सिंपल, एक ऐसा इंडेक्स जो महंगाई बढ़ाता है, जो महंगाई बताता है। आप लोगों ने वैसे स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर में पढ़ा था, बट मेरे को पता है आपने सबने ढंग से पढ़ा नहीं होगा उस टाइम। तो मैं प्रॉपर नोटिंग करा के फिर आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? अब हम लोग नोटिंग कर लेते हैं सारे पॉइंट्स की। ठीक है ना?
अब बच्चों देखो, एक बार अपन फॉर्मूला देख लेते हैं नॉमिनल और रियल जीडीपी का, लेकिन उसके पहले मैं प्राइस इंडेक्स की नोटिंग कर लेना आप लोग, ठीक है ना। प्राइस इंडेक्स कंसेप्ट वैसे एग्जाम में याद करने का नहीं, बस समझने के लिए थोड़ा ध्यान रखो कि फॉर्मूले में काफी बार आने वाला है। इट शोज द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। एक पर्टिकुलर ईयर का इन्फ्लेशन लेवल क्या है व्हेन कंपेयर्ड विद बेस ईयर, जब उसको बेस ईयर से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ प्राइस इंडेक्स इक्वल टू 110, मान लो प्राइस इंडेक्स कितना है 110, इट मीन्स दैट इन्फ्लेशन हैव इंक्रीज बाय 10%। इसका मतलब इन्फ्लेशन कितने परसेंट से बढ़ा, 10% से। प्राइस इंडेक्स अगर 106 है तो मतलब 6% से इन्फ्लेशन बढ़ा, मतलब ये मानते हैं बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 है, कंपैरिजन उससे करेंगे हम लोग। अगर बेस ईयर में प्राइस 100 थी, इस साल 110 हो गई, तो इंडेक्स कितने से बढ़ा, 10% की महंगाई बढ़ी मेरी। अगर 106 प्राइस इंडेक्स है मतलब 6% महंगाई बढ़ी। तुम सिर्फ इतना ध्यान रख लो, ठीक है, इससे ज्यादा ध्यान नहीं रखना है अपने को। अगर इंडेक्स 80 हो गया तो बेस ईयर क्या मानेंगे, हमेशा 100, तो अपना इन्फ्लेशन कितना डिक्रीज हो गया 20% से। तो हमेशा इंडेक्स को मेजरमेंट करने का तरीका होता है विद रेफरेंस टू बेस ईयर। अब फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, अपन ने पढ़ा था 103.4 इक्वल टू 110 अपॉन 106। तो रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अब मैं अगर प्राइस इंडेक्स को इधर ले जाऊंगा तो ये इधर आता है, तो रियल इधर आ जाएगा, तो नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड 100 से करूंगा, तो नॉमिनल जीडीपी बन जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूले आप अच्छे से ध्यान रख लो, और इस पैटर्न पे मैं आपको मेजर क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर मेजर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस रहते ही हैं। मतलब ऐसा मान लो बोर्ड के अंदर लगभग 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आपको इस टॉपिक का मेनी चांस है कि मिल सकता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चंस देखते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, और फिर अगर आपके पास बुक है, मैं बुक बता रहा हूं, टी.आर. जैन वीके ओरी अगर है या संदीप गर्ग है, तो मैं उसमें मार्क करके बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन सेम पैटर्न के जो आप प्रैक्टिस में कर सकते हो वापस, ठीक है ना। चलो, तो बच्चों अब जो हम लोग नॉमिनल और रियल जीडीपी का कंसेप्ट पढ़ने के बाद अब इससे क्वेश्चंस कर लेते हैं। मेरे पास बुक टी.आर. जैन वीके ओरी है। अगर आपके पास कोई बुक हो, ये क्वेश्चंस क्वाइट सिंपल हैं, ये पीछे के लास्ट पास 5 ईयर्स के सीबीएसई एग्जाम्स है, ठीक है ना। अब मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का इस टॉपिक का आप देखो 1 से लेके 15 तक लगभग काफ़ी बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्वाइट सिंपल है, देखो ध्यान से समझना। इफ रियल जीडीपी इज 200, रियल जीडीपी हमको गिवन है 200, बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। रियल जीडीपी हमको गिवन है 200, प्राइस इंडेक्स विद बेस 100 110। अब प्राइस इंडेक्स 110 मतलब इन्फ्लेशन 10% है, कैलकुलेट करना है नॉमिनल जीडीपी। अब रियल जीडीपी अगर 200 है और प्राइस इंडेक्स 110 है, आराम से निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला नॉमिनल का, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो नॉमिनल इज रियल इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, तो ये आता है 220। गेटिंग माय पॉइंट, क्वाइट सिंपल है। सेकंड, नॉमिनल जीडीपी अगर 1200 है और प्राइस इंडेक्स 100 है विद बेस 120, कैलकुलेट करना है रियल जीडीपी। आराम से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100, नॉमिनल 1200 प्राइस इंडेक्स 120 इंटू 100, तो आता है हमारे सामने 1000 वैल्यू, ठीक है बच्चों। इसी तरह अगला, रियल जीडीपी 300 है, नॉमिनल जीडीपी 330 है, प्राइस इंडेक्स निकालना है। अब ये फॉर्मूले को ही घुमाना है हमको सिर्फ, है ना। तो रियल जीडीपी अपने को प्राइस इंडेक्स सीधा आ गया नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100, ठीक है ना, तो हमारा वैल्यू आता है 110। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन भी वापस हो जाएगा, ठीक है ना। रियल जीडीपी 400 है, नॉमिनल 450 है, हमको प्राइस इंडेक्स निकालना है, तो अगेन हम लोग सॉल्व करेंगे तो आराम से 112.5 आता है। तो 112.5 इंडिकेट करता है 12.5% हमारा इन्फ्लेशन बढ़ा है, ठीक है ना। अब इसी पैटर्न पे आप और भी क्वेश्चंस देखना, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है आगे। लगभग मैं रैंडमली कोई क्वेश्चन उठाता हूं तो देख लो लगभग पैटर्न वही वाला है ना। देखो ये वाला, रियल जीडीपी 250 है, प्राइस इंडेक्स 100 बेस 120, कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल क्या होगा, रियल इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, तो आंसर आता है हमारे सामने 300, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लो, अज्यूमिंग रियल इनकम 200 प्राइस इंडेक्स 135, कैलकुलेट नॉमिनल इनकम। निकाल सकते हैं वापस फॉर्मूला लगा करके, तो 270 आ गया, ठीक है ना। तो इस पैटर्न पे लगभग ये सारे क्वेश्चंस तुमसे हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, आपको अभी कुछ क्वेश्चंस कराता हूं विच रिलेट, जो अभी हमारा में लेटेस्ट लास्ट 2 साल बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस आए थे, ठीक है ना। तो अब एक बार वो क्वेश्चन देख के फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ प्रोसीड करेंगे। अब देखो बच्चों, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे। अब ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है मार्च 2020 एग्जाम का, मतलब अभी जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन आया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, आप अपने लेवल पे ट्राई करना, फिर आप सोल्यूशन देखना, मैं सोल्यूशन करा दूंगा आपको। वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीएनपी, कोई फर्क नहीं पड़ता है जीडीपी हो जीएनपी हो,
वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीएनपी ऑफ एन इकोनॉमी वॉज 2500 करोड़ इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो नॉमिनल जीएनपी की वैल्यू को गिवन है 2500 करोड़ एक पर्टिकुलर साल में। वैल्यू ऑफ जीएनपी ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग द सेम ईयर इवेल्युएटेड एट बेस ईयर प्राइस वॉज 3000 करोड़। अब क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है ध्यान से समझना। नॉमिनल जीएनपी की वैल्यू 2500 करोड़ है एक साल के अंदर, और जीएनपी की वैल्यू कंट्री के अंदर जब बेस प्राइस पे इवेल्युएट किया हमने, बेस ईयर पे इवेल्युएट किया, तो वो 3000 है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो नॉमिनल जीएनपी है वो 2500 का है, और करोड़ वाले को इग्नोर कर दो, 2500 नॉमिनल जीएनपी है, और जीएनपी जो बेस पे इवेल्युएट किया, अभी मैंने आपको बताया था बेस पे जीएनपी को अपन रियल जीएनपी कहते हैं। कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ जीएनपी डिफ्लेटर। अभी डिफ्लेटर क्या होता है मैं आगे बता रहा हूं। डिफ्लेटर मतलब सिंपल प्राइस इंडेक्स निकालना है। डिफ्लेटर मतलब इंडेक्स निकालना है। डिफ्लेटर इन्फ्लेटर मतलब अपने को, डिफ्लेशन मतलब मैंने बताया था इंडेक्स बताया था, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का लेवल, तो डिफ्लेटर मतलब इंडेक्स निकालना है इन परसेंटेज टर्म। अब बच्चों को आधों को समझ नहीं आता है डिफ्लेटर क्या होता है। मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं पड़ा डिफ्लेटर क्या है। हैज द प्राइस राइज बिटवीन बेस ईयर एंड ईयर अंडर कंसिडरेशन, क्या प्राइस बढ़ी है। अब वो मैंने आपको बताया था 100 से कंपैरिजन करके, अगर 100 से नीचे है तो प्राइस डिक्रीज हुई, और 100 से ऊपर है तो प्राइस इंक्रीज हुई है, ठीक है ना। सजेशन है एक बार इंडेक्स निकालना है, खुद ट्राई करो, नहीं तो फिर बाद में सॉल्यूशन देखना, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वाइट सिंपल है। मैं बोलता हूं मेरा नॉमिनल जीएनपी कितना है बच्चों, तो नॉमिनल जीएनपी अपना 2500 है, क्योंकि बेस ईयर पे इवेल्युएट किया, तो अपना रियल जीएनपी कितना हुआ, तो रियल जीएनपी 3000 हुआ। अच्छा, अब हमको डिफ्लेटर बताना है, तो हमको पता है कि नॉमिनल रियल की वैल्यू क्या होती है, नॉमिनल वैल्यू अपॉन इंडेक्स, ये होता है फॉर्मूला। तो आपका इंडेक्स क्या हो जाएगा, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। अब नॉमिनल 2500 है और रियल 3000 है, इंटू 100 करो, तो हमारा वैल्यू आता है इंडेक्स का 2500 डिवाइड बाय 3000 जब हम करते हैं तो हमारे सामने वैल्यू आता है बच्चों 83.33%। मतलब डिफ्लेटर 83.33% हुआ। अब क्वेश्चन बोल रहा है प्राइस राइज हुई क्या, तो प्राइस हैज नॉट राइज, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू 100 से कम है, तो इट इंडिकेट्स डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का अपोजिट, महंगाई बढ़ी नहीं, महंगाई कम हुई है। डिफ्लेशन दैट इज नो इंक्रीज इन प्राइस, कोई प्राइस में इंक्रीज नहीं हुआ है बच्चों, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया था बोर्ड का, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को मेरे ख्याल से रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। रियल जीडीपी हमेशा बेस पे होता है, नॉमिनल जीडीपी करंट पे होता है। रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के बाद में एक कंसेप्ट है प्राइस इंडेक्स का, जो अपने को इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का लेवल बताता है। आपकी प्राइस कांस्टेंट रहेगी तो रियल जीडीपी, प्राइस अगर चेंज होगी तो नॉमिनल जीडीपी। बेटर इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर है नॉमिनल रियल जीडीपी, ठीक है ना। तो ये हमने अभी तक सारा कंसेप्ट डिस्कस किया रिलेटिंग टू रियल एंड नॉमिनल। होप करता हूं समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है बच्चों। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।